हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग के बारे में जो कि आप लोगों ने सुना होगा। वैसे आप लोगों ने सारे प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये जो चल रहा होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि जावा प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इजी है, बस उसको ठीक से समझने की जरूरत है। जब एक बार आप ठीक से समझ लेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके दिमाग से ये बिल्कुल निकल जाएगा कि प्रोग्रामिंग कोई भी टफ होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इजी होती है। आइए हम देखते हैं कैसे। हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। जावा हमने यहां पे लिखा हुआ है जावा। जावा क्या होता है? जावा कहा जाता है, जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या होता है? मैं कंप्यूटर के लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द लैंग्वेज, मींस जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश की, सब क्या है और इसका यूज क्या है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से इसका आंसर पता है कि लैंग्वेज किस लिए यूज किया जाता है। लैंग्वेज इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज की जरूरत होती है दोनों के बीच में, एक से अधिक लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। टू पीपल्स आर हियर, ही नो अबाउट द हिंदी एंड ही नो अबाउट द इंग्लिश। दो पीपल्स हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं आती है। तो क्या आपस में ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो क्या करना होगा हमें? अगर इन दोनों के बीच में एक और पर्सन हो जिसको इन दोनों की लैंग्वेजेज आती हो, जिसको हिंदी भी आती हो, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती हो, देन आफ्टर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो हम इस जो बीच वाला पर्सन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेटर कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग को आप पता है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? हिंदी इंग्लिश, यही सारी लैंग्वेजेस ह्यूमन बीइंग जानता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है? कंप्यूटर जानता है बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। कंप्यूटर जानता है बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो क्या हमें 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है? मीन्स हमें बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है? अगर मैं आपका नाम बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 के फॉर्मेट में लिख दूं तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या एक ह्यूमन बीइंग और एक कंप्यूटर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग को 0 1 का फॉर्मेट नहीं आता, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो हो रहा है आज की डेट में। तो कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब बात करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो कंप्यूटर को समझ आता है, कंप्यूटर कुछ भी बताता है तो हमें समझ में आता है। हम जो रेस्पॉन्स, हम जो कुछ भी देते हैं कंप्यूटर को। लेकिन अभी आज की डेट में आपने देखा होगा कि हम लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर कुछ भी रेस्पॉन्स करता है तो हमें समझ आता है, हम कुछ भी कहते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, तो ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो जिस तरीके से आपने ये वाला एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे बीच में एक ट्रांसलेटर था, बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके बीच में जरूर कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसा ट्रांसलेटर क्या है? इन दोनों के बीच में जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये इन दोनों के बीच में खड़ा है, जिसकी वजह से ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से ही ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास एक ट्रांसलेटर होता है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद कन्वर्ट नहीं करता है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास उनका खुद का एक ट्रांसलेटर होता है, दैट कैन बी ए कंपाइलर या इंटरप्रीटर। या तो वो कंपाइलर होगा या तो इंटरप्रीटर। कंपाइलर और इंटरप्रीटर के थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर करते क्या है, इनका काम क्या है, बेसिकली क्या कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के बीच में। देखिए ये होता है सोर्स कोड और एक होता है आपका बाइनरी कोड। काम क्या है इसका, कैसे क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, वो सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, जब हम उसका कोड लिखते हैं तो वो कोड, उस कोड को ही हम सोर्स कोड कहते हैं। ओके, और ये बाइनरी कोड 0-1 का फॉर्मेट जो कंप्यूटर को समझ में आता है। तो जब हम उस कोड को लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं या कंपाइल कराते हैं या इंटरप्रीट कराते हैं, जब हम उसको करते हैं तो ये क्या करता है, ये कोड क्या होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर के मशीन पे मींस की कंप्यूटर तक जाता है। अब ये कन्वर्ट करता कौन है, ये कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर है या इंटरप्रीटर है। कंपाइलर या इंटरप्रीटर दोनों में से कोई भी एक होगा जो इसको कन्वर्ट करके 0-1 के फॉर्मेट में ले जा रहा होगा। फिर कंप्यूटर रिप्लाई देता है 0-1 के फॉर्मेट में ही, और ये क्या करता है, कंपाइलर या इंटरप्रीटर जो भी होगा वो क्या करेगा, उसको फिर से सोर्स कोड में कन्वर्ट करके हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरीके से हम उस एरर को, उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, उसका आउटपुट हम देख पाते हैं। ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। कंपाइलर और इंटरप्रीटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी भी सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, फिर बाइनरी कोड से वो सोर्स कोड में कन्वर्ट करके हमको दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो कंपाइलर होता है या तो इंटरप्रीटर होता है, दोनों नहीं होते हैं। जावा ही इकलौता एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें दोनों काम करते हैं, कंपाइलर भी और इंटरप्रीटर भी। अब हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रीटर में डिफरेंस क्या है। कहीं कंपाइलर यूज हो रहा है, कहीं इंटरप्रीटर यूज हो रहा है, तो आखिर क्यों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, हम देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए कहा जाता है कंपाइलर के लिए कि कंपाइलर checks and convert whole program at a time. Compiler checks and convert whole program at a time. नॉर्मली आपको ये डेफिनेशन मिलेगी कहीं पे भी। और इंटरप्रीटर के लिए कहा जाता है checks and convert program line by line। ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। एक मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस प्रोग्राम से आपको कोई मतलब नहीं है कि प्रोग्राम कौन सी प्रोग्रामिंग में किया गया, बस जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ लिखा वर्ल्ड मेन, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, फिर हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया ऐसे, फिर SOPLN हमने कर दिया वेलकम। ठीक, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सपोज दैट किसी भी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमने इसको लिखा है जिसमें इंटरप्रीटर है। देखिए पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें इंटरप्रीटर यूज हुआ करता था, और अभी राइट नाउ सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन सब में कंपाइलर यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे यूज होता था, इंटरप्रीटर काम कैसे करता था वो देखिए। जब हम इसको प्रोग्राम को लिखने के बाद, दैट मींस ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड को लिखने के बाद जब हम इसको इंटरप्रीट कराते हैं, तो इंटरप्रीट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा इंटरप्रीटर सबसे पहले यहाँ आएगा, इसको चेक करेगा, यहाँ पे इसको कोई एरर नहीं मिला, नेक्स्ट लाइन पे गया कोई एरर नहीं मिला। सपोज दैट इसको इस लाइन पे एरर मिल गया, तो जैसे इसको यहाँ एरर मिलेगा तो ये डिस्प्ले कर देगा, वही ये डिस्प्ले करेगा एरर ऑन लाइन नंबर 3 या 4, जो भी लाइन नंबर होगा उस एरर पे, वहां पे वो डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करने के बाद फिर अब आप क्या करेंगे, आप उस एरर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर आप क्या करेंगे,
फिर से इसको इंटरप्रेट कराएंगे, फिर से वो ऊपर से चेक करता हुआ आएगा, फिर उसको यहाँ तक कोई एरर नहीं मिला, चौथे पे कोई एरर नहीं मिला, पांचवें पे कोई एरर नहीं मिला, फिर से उसको छठवीं लाइन पे कोई एरर सपोज दैट मिल जाता है, तो फिर वो डिस्प्ले करेगा और डिस्प्ले करने के बाद फिर से आप उसको रिमूव कर, मींस कहने का ये है कि वो डिस्प्ले कर देगा, आपको आगे चेक करने नहीं देगा। इंटरप्रेटर आगे चेक नहीं कर सकता है, उसको वहां पे स्टॉप हो जाना पड़ेगा, स्टॉप होकर के आपको शो करेगा एरर्स को। फिर आप दूसरा वाला एरर भी रिमूव करेंगे, देन आफ्टर फिर से आप कंपाइल कराएंगे और सपोज दैट अगर 50 लाइन का आपका प्रोग्राम है, फिर किसी लाइन पे 10वें लाइन पे एरर आता है तो उसको भी वो शो करेगा, और फिर 15वें पे एरर आता है तो उसको भी वो शो करेगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा और हर बार आपको रिमूव करके देन आफ्टर फिर से इंटरप्रीट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, चूंकि इंटरप्रीटर इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसलिए यही अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, कि अगर इसकी जगह कंपाइलर होता तो वो वर्क कैसे करता। अगर इसकी जगह कंपाइलर होता तो कंपाइलर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो लाइन बाय लाइन सिर्फ इंटरप्रीटर के केस में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपाइलर जो है तुरंत एक साथ पूरे प्रोग्राम को ले लेगा। लाइन बाय लाइन तो सारे ही चलते हैं, ये कंपाइलर भी इसी तरीके से ही वर्क करेगा, इसी तरीके से ही प्रोग्राम को चेक करेगा। लेकिन ये लिखने का मतलब क्या है, वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। कंपाइलर सबसे पहले यहाँ आया, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरप्रेटर की तरह ही चेक किया उसने, यहाँ पे इसको कोई एरर नहीं मिला, सेकंड लाइन पे आया कोई एरर नहीं मिला, थर्ड लाइन पे वो आया और यहाँ पे उसको एरर मिल गया। सपोज दैट उसको एरर मिला है, लाइन नंबर 3 पे एक एरर है, तो वो क्या करेगा, वो इसकी तरह डिस्प्ले नहीं करेगा, वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि लाइन नंबर 3 पे एरर था। अब वो आगे बढ़ेगा, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, फिर से उसको छठी लाइन पे एक एरर मिल गया, वो उस छठी लाइन के एरर को भी वो क्या कर लेगा, अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, देन आफ्टर फिर आगे कंटिन्यू करेगा, ऐसे कंटिन्यू करता जाएगा और तब तक वो नहीं रुकेगा जब तक कि पूरे प्रोग्राम को वो कंप्लीट ना कर ले। वो प्रोग्राम 50 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, ये मैटर नहीं करता, वो पूरे एंड तक प्रोग्राम के जाएगा और उस पूरे एंड तक जाने में उसको 10, 15, 20, 100 जितने भी एरर्स मिलेंगे उस पूरे प्रोग्राम में, उन सबको वो अपनी मेमोरी में स्टोर करता हुआ जाएगा और स्टोर करके जब पूरा प्रोग्राम चेक कर लेगा, एट द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम वो जाकर के सारे एरर्स की लिस्ट शो कर देगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 जितने भी एरर्स उसने दिए उन सारे एरर्स को आप 1 बाय 1 चेक करेंगे और उनको रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से देन आफ्टर फिर आप अगेन कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोसेस होता है कंपाइलर के थ्रू। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा इंटरप्रीटर और कंपाइलर में। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रीटर के बीच में, और यही इस वजह से ही इंटरप्रीटर जो है काफी स्लो माना गया है इन कंपैरिजन देन कंपाइलर के। कंपाइलर काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, काम करने की स्पीड इसकी कहीं ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ बात आती है कि आखिर इंटरप्रीटर भी तो ये काम कर सकता था, वो भी तो ये मेमोरी में स्टोर कर सकता था, फिर आखिर इंटरप्रीटर ने क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि इंटरप्रीटर बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। उस टाइम पे जब इंटरप्रीटर को बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, तो उस टाइम बनाया गया था तो उस टाइम पे इंटरप्रीटर के पास अपनी खुद की कोई मेमोरी नहीं थी। इंटरप्रेटर के पास अपनी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, और जबकि कंपाइलर के पास उसकी खुद की अपनी एक मेमोरी होती है। इसलिए इंटरप्रेटर कोई भी चीज स्टोर करके नहीं रख सकता और कंपाइलर स्टोर करके रखता है और एक साथ डिस्प्ले कर देता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? कंपाइलेशन प्रोसेस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक आपका ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, दूसरा होता है आपका जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। मेनली हम पहले बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की। कंपाइलेशन प्रोसेस होता क्या है? कंपाइलेशन प्रोसेस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोर्स कोड से बाइनरी कोड में जो कन्वर्जन होता है उसी को ही हम कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ आपको।
सोर्स कोड टू बाइनरी कोड में कन्वर्जन। सोर्स कोड से बाइनरी कोड में जो कन्वर्जन हो रहा है, यही क्या है, यही आपका कंपाइलेशन प्रोसेस है। नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई भी प्रोग्राम को, किसी भी सोर्स कोड को किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, तो इस प्रोसेस को ही हम कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। इस कन्वर्जन में या तो कंपाइलर यूज होता है या तो इंटरप्रेटर यूज होता है। नॉर्मली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस। ऑर्डिनरी मींस जो हर जगह होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस हम इसी को ही कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं एक जावा कंपाइलेशन प्रोसेस की। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस से, और ये कहीं ज़्यादा अलग है इससे, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के। वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी कंपाइलेशन, एक और चीज़ देख लीजिए, ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्रोग्राम बनते हैं उनको हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहते हैं। इनको हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहते हैं। और इनको जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जो बनता है इनको हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये क्या होता है ये भी हम अभी देखेंगे। पहले हम जावा कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसमें भी प्रोसेस करीब करीब सेम है जैसा कि इसमें होता है, लेकिन बहुत ही मेजर एक चेंज है इसमें। यहाँ आपने देखा सोर्स कोड, यहाँ पे बाइनरी कोड, कन्वर्जन इससे इसमें होगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड बाइट कोड। हमने आपको बताया कि जावा ही इकलौता एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ऑब्लिक लगाया, दैट मींस दोनों में से कोई भी एक यूज होंगे, लेकिन इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जावा में कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है, दोनों के दोनों यहाँ पे यूज होते हैं। कैसे? सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्जन करने के लिए कंपाइलर होगा, और बाइट कोड से बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए इंटरप्रेटर होता है। बिल्कुल जब रिवर्स प्रोसेस होता है तो बिल्कुल ऐसे ही ये तब भी वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये बाइट कोड क्या है और ये ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। ये जो बाइट कोड है ये बिल्कुल इंटरनेशनल कोड की तरह है, या आप इसको इंटरमीडिएट कोड भी कह सकते हैं। ओके, बाइट कोड जो है ये आपका इंटरमीडिएट कोड भी आप इसको कह सकते हैं, और ये जो है आपका क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये प्रोग्राम बन पा रहा है। ये क्या होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अब हम उसको देखते हैं। प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है तो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है, ये बात कर रहा है, प्लेटफॉर्म का मतलब बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसी को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात यहाँ की जा रही है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको पता ही होगा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, इस तरीके से करके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसके अलावा लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है, रेड हैट है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो हम बात करते हैं ये वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये किसकी कौन से प्रोडक्ट हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, और ये सारे अदर देन माइक्रोसॉफ्ट हैं, मींस माइक्रोसॉफ्ट के नहीं हैं। ये मतलब ये हुआ कि ये जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर कोई प्रोग्राम बनाया गया है, इसको यूज करते हुए, ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस को यूज करते हुए, तो ये प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर दूसरों पे, दैट मीन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे नहीं चलेगा।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट हमने एक कैलकुलेटर बनाया है, हमने कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, और सी लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने बनाया है इसको, ठीक है, और विंडोज हमारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हमारा विंडोज 8 था। ओके, अंडरस्टैंड। एक कैलकुलेटर हमने डिजाइन किया है, सी लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया है और विंडोज 8 पे बनाया है। ओके, अब ये जो कैलकुलेटर हमने डिजाइन किया है, ये कैलकुलेटर विंडोज 8 पे, दैट मींस कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे बनाया गया है। दूसरी चीज आपने देखा, सी लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया है, दैट मींस जो इसमें कंपाइलेशन प्रोसेस हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टाइप का। दैट मींस इसमें जो यूज किया गया होगा या तो कंपाइलर होगा या तो इंटरप्रेटर होगा। सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करता तो सिर्फ कंपाइलर ही होगा। ओके, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को, ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस को यूज करते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है। अब ये प्रोग्राम हमारे विंडोज 8 पे भी चल रहा था, 10 पे भी चल रहा था, 7 पे भी चल रहा था, बहुत प्रॉपर वर्क कर रहा था। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमने इसी प्रोग्राम को उठा करके विंडोज लाइनक्स और यूनिक्स पे चलाया। उस पे जब हमने चलाने की कोशिश करी तो ये फेल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि ये किसके थ्रू बना हुआ है, ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है, इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी कि यहीं पे अगर ये प्रोग्राम, ध्यान से देखिएगा, यही कैलकुलेटर इस सी लैंग्वेज को की जगह पर अगर हमने जावा लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया होता, सॉफ्टवेयर भी सेम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम ही है, जावा लैंग्वेज को यूज करके हमने बनाया, सिर्फ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज कर दी है। जावा लैंग्वेज को यूज करके अगर हमने इसको बनाया है, अब ये आपका 7 पे भी चल रहा है, 8 पे भी चल रहा है, 10 पे भी चल रहा है, यहाँ तो ये चल ही रहा था पहले भी और अभी भी। अब इस प्रोग्राम को हमने उठा करके लाइनक्स या यूनिक्स पे चलाया, ये वहां पे भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्रोग्राम बना हुआ था, इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ। और ये इन प्रोग्रामिंग, इन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनाया हुआ होगा तो भी इस पे भी चलेगा, या लाइनक्स यूनिक्स पे बनाया गया होगा तो वो आपका इस पे भी रन करेगा। ये था डिफरेंस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बीच में। दोनों के बीच में डिफरेंस शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और कमेंट्स में लिख करके आप उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं बाइट कोड की। अभी जो मैंने आपको बताया तो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, आखिर ये बाइट कोड है क्या, और इस बाइट कोड के अंदर ऐसा क्या है जो प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रहा है। वो हम देखते हैं यहाँ पे कि बाइट कोड क्या होता है। हम इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे देखिए हमने आपको एक लैंग्वेज का बताया था, एक ह्यूमन बीइंग है, इसको अपनी लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है, हिंदी आती है। अब ये किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, किसी भी दूसरी लोकेशन पे किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है। अब ये वहां पे जब जाता है तो क्या ये वहां पे सरवाइव कर पाएगा अगर इसको सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ जा रहा है और जिस कंट्री में जा रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज, उसको, अब उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चीजें चाहिए? दो चीजें, दोनों में से कोई भी एक। या तो जिस कंट्री में वो जा रहा है वहां पे इजीली वो सर्वाइव करने के लिए उसको वहां की लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि कोई भी एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज उसको पता हो जो उस पर्टिकुलर कंट्री में या किसी भी कंट्री में वो अवेलेबल हो और उससे अंडरस्टैंड किया जा सके। तो अगर हम बात करें बातचीत के लिए, हमारे पास वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है, जो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इसी लैंग्वेज को हम इंटरनेशनल या इंटरमीडिएट लैंग्वेज कह सकते हैं, जो दो लोगों को ज्वाइन करने की काम आ रहा है। ठीक है, दो लैंग्वेजेस को ज्वाइन करने के काम आ रहा है।
बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश वर्क कर रहा है, अब ये बंदा यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। और सिर्फ यहीं पे ही नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि इसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट मींस एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आती है जिससे वो कहीं भी ज्वाइन हो सकता है। बिल्कुल वैसे ये जो बाइट कोड है, दिस इज ऑल्सो अ इंटरमीडिएट कोड, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल कोड, जो क्या कर रहा है, जिसके कोड को हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर इजीली रीड कर सकता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो या फिर अदर देन माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स यूनिक्स हो, वो सब इसको बहुत इजीली रीड कर पाते हैं। इस वजह से ये बाइट कोड जो होता है इंटरमीडिएट या इंटरनेशनल कोड कहा जाता है। इस वजह से क्या होता है, प्लेटफॉर्म, और इस बाइट कोड की वजह से ही आपका प्रोग्राम जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन पाता है। इज दैट क्लियर? अब शायद बाइट कोड की कंफ्यूजन खत्म हो गई।